आज हम आपके सामने लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की चर्चा की है, उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आपके सामने। ऐसे प्रश्न जो मैंने चुन चुन कर रखा है, जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आने वाले हैं, इसके ऊपर हम आपको अभ्यास कराएंगे। जिसमें कि पहला है आपको, कोलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार किसे बताया है? ए. धर्म संकट को, बी. संज्ञान, सी. तर्क शक्ति, डी. पुनर्वलन। प्रश्न को फिर समझते हैं। कोलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार किसे बताया है? धर्म संकट को, ये कहीं से सही नहीं है। धर्म संकट की स्थिति में कोई विकास नहीं होता। दूसरा, संज्ञान कुछ जचता है। सी. तर्क शक्ति, ये बहुत हद तक जचता है। और डी. पुनर्वलन, ये भी जचता है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बच्चों को मिलते हैं तो इससे बच्चे के भीतर भी डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट और राइट आंसर है वो है सी। कई जगहों पे कोलबर्ग ने कहा है कि ये तर्क शक्ति है, ये जो लॉजिकल जो पावर है, ये बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार के जो मोरल डेवलपमेंट होते हैं उसमें सहायक होते हैं। इसलिए राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक नैतिक विकास के अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अलग अलग आयु स्तरों पर बालक के भीतर नैतिकता भी ... स्तर की होती है। ए. समान, बी. भिन्न भिन्न, सी. उम्र के अनुसार और डी. अविच्छिन्न। यहाँ पर देखिए कि जो पहला, दूसरा और तीसरा ए, बी, सी, ये अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है। होता क्या है कि जो हमारे जो सोशल एंड मोरल जो डेवलपमेंट होते हैं, इस पर जो डिफरेंट प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि ये अविच्छिन्न प्रकार से होते हैं। तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पे, ये है डी। नेक्स्ट पे आते हैं। नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने से पूर्व बालक को क्या सीखना आवश्यक है? नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने से पूर्व बालक को क्या सीखना आवश्यक है? ए. बालक यह सीखे कि समाज की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। बी. बालक अपने अन्य साथियों से संपर्क करना सीखे। सी. बालक अपने अध्यापक से अनुशासन का पाठ सीखे। डी. बालक को यह सीखना आवश्यक है कि बुरी बातों का हमेशा परित्याग जरूरी है। अब देखिए कि जो पहला जो ए है, बालक यह सीखे कि समाज की दृष्टि से क्या उचित और क्या अनुचित है, ये सही जचता है। बी है, बालक अपने अन्य साथियों से संपर्क करना सीखे, ये नहीं जचता। सी है, बालक अपने अध्यापक से अनुशासन का पाठ पढ़े, ये भी बहुत हद तक नहीं जचता। और डी है कि बालक को यह सीखना आवश्यक है कि बुरी बातों का हमेशा परित्याग जरूरी है, ये भी नहीं जचता बहुत हद तक। सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि बालक यह सीखे कि समाज की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि जो नैतिकतापूर्ण जो व्यवहार हम समाज में करते हैं या कहीं भी करते हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये जानना ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए राइट आंसर है ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नैतिकता के विकास का प्रारंभिक स्तर है ए. प्रयास एवं भूल का स्तर, बी. भले बुरे की भावना का कार्य, सी. पुरस्कार एवं दंड के प्रभाव से भी बालकों में नैतिकता का विकास होता है, डी. रूढ़ियों और प्रथाओं द्वारा। यहाँ पे जो ए है, प्रयास एवं भूल का स्तर, ये बहुत हद तक जचता है। बी जो है, भले बुरे की भावना का अर्थ, ये बिल्कुल नहीं जचता। सी है, पुरस्कार एवं दंड के प्रभाव से भी बालकों में नैतिकता का विकास होता है, ये भी जचता है। और डी है, रूढ़ियों और प्रथाओं द्वारा, ये बिल्कुल नहीं जचता। तो यहाँ ए और जो सी है, कंपेरेटिवली सी, ए जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी बच्चे किसी प्रकार की बातों को सीखते हैं, चाहे नैतिकता से संबंधित विकास हो या किसी प्रकार का विकास हो, शुरू में प्रयास में वो भूल करते हैं और बाद में चल के उस भूल को सुधार कर उसको सही कर लेते हैं। तो यह राइट आंसर है ए. प्रयास एवं भूल का स्तर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नैतिक मूल्य बालकों को किस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं? ए. आदर्श व्यवहार, बी. सामाजिक व्यवहार, सी. संवेगात्मक व्यवहार, डी. उत्तेजक व्यवहार। नैतिक मूल्य बालकों को किस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं,
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये बच्चों को किस प्रकार का बिहेवियर प्रदर्शित करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ए है इसमें आदर्श व्यवहार, ये जचता है। बी है सामाजिक व्यवहार, ये कुछ हद तक जचता है। सी है संवेगात्मक व्यवहार, ये किसी भी हद तक नहीं जचता। डी है उत्तेजक व्यवहार, ये भी नहीं जचता। तो यहाँ ए और बी पे टिकता है, इसमें कंपेरेटिवली बी, ए जो है आदर्श व्यवहार, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। जिन बालकों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता होती है, जिन बालकों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता होती है, उनमें मानसिक तनाव व संघर्ष होता है। ए अधिक, बी कम से कम, सी बहुत अधिक और डी बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ कहता है कि जिन बालकों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता होती है, उनमें मानसिक तनाव व संघर्ष होता है। ए अधिक, ये रॉन्ग आंसर है। बी कम से कम में जचता है। सी बहुत अधिक, ये भी नहीं जचता है। डी बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा जचता है, लेकिन कंपैरेटिवली बी और डी के बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि निश्चित रूप से हर व्यक्ति के भीतर जो किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल होते रहते हैं, लेकिन यहाँ है कि जिन बच्चों के भीतर, जिन लड़कों के भीतर सामाजिक और नैतिक मूल्य संबंधी दृढ़ता अच्छी होती है, उनके भीतर कम से कम कन्फ्लिक्ट होते हैं, कम से कम उनके भीतर संघर्ष होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास में बालक की किन योग्यताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है? एक संज्ञानात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी रचनात्मक, डी निरीक्षणात्मक। प्रश्न को फिर से समझते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास में बालक की किन योग्यताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है? अब देखिए, अब यहाँ चर्चा हो रही है कि पियाजे के बारे में। पियाजे जब भी चर्चा करता है तो वो संज्ञान के क्षेत्र में करता है, इसलिए यहाँ पर सीधा जो उत्तर होगा वो ए होगा, संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए संज्ञानात्मक। चूँकि पियाजे व्यवहार के बारे में या क्रिएशन के बारे में या ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा बाद में करता है, और सबसे पहले जो चर्चा करता है, जो कि सिद्धांत भी उसका इसी पे आधारित है, संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे है ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कोलबर्ग का मानना है कि ए बालकों में नैतिक विकास सामाजिक समर्थन के कारण होता है, बी बालकों में नैतिक विकास उसकी तर्क शक्ति के कारण होता है, सी अविवेक के कारण होता है, डी अधिगम के कारण होता है। अब यहाँ जो सी है अविवेक के कारण होते हैं, तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। और जैसे कि पहला देखिए, ए बालकों में नैतिक विकास सामाजिक समर्थन के कारण होता है, कुछ हद तक जचता है। और बी है कि बालकों में नैतिक विकास उनकी तर्क शक्ति के कारण होता है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है। और सी जो है आपको विवेक के कारण होता है, तो रॉन्ग है। और चौथा जो डी है अधिगम के कारण होता है, ये कुछ कुछ जचता है, लेकिन ए बी डी में सबसे अप्रोप्रिएट है आंसर आपको बी। बालकों में नैतिक विकास उनकी तर्क शक्ति के आधार पर होता है। चूँकि ये लॉरेंस कोलबर्ग ने जगह जगह पर उन्होंने चर्चा की इसके बारे में कि जिन बच्चों की तर्क शक्ति जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, उन बच्चों का मोरल डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होता है। इससे राइट आंसर यहाँ होगा बी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नैतिक विकास को प्रभावित नहीं करता, ए परिवार, बी शुद्ध भोजन, सी बुद्धि, डी आयु। यहाँ प्रश्न है नैतिक विकास को प्रभावित नहीं करता। यहाँ जो परिवार ए, बुद्धि सी और आयु डी, ये तीनों जो है नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। नैतिक विकास को प्रभावित नहीं करने में सबसे जो प्रभावी भूमिका होती है किनकी? शुद्ध भोजन की। क्योंकि शुद्ध भोजन जो है ना, ये इसका मोरल डेवलपमेंट से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। शुद्ध भोजन से, बैलेंस डाइट से या अच्छे भोजन से स्वस्थ शरीर तो मिलता है, लेकिन जहाँ तक नैतिक विकास का प्रश्न है वो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है बी। नैतिक विकास को प्रभावित नहीं करता क्या? शुद्ध भोजन, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बालक जितना ही अधिक स्वस्थ एवं धार्मिक वातावरण में पला होगा, उतना ही कम अनैतिक और दुराचारी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि
ए धार्मिक वातावरण का बालक के नैतिक विकास पर घनात्मक प्रभाव पड़ता है। बी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। सी नैतिक विकास अप्रभावित रहता है। डी नैतिक विकास एवं धर्म का कोई संबंध नहीं होता। जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से बी सी डी बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए कि धार्मिक वातावरण का बालक के नैतिक विकास पर प्रभाव धनात्मक पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है और न असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। यह कथन ... का है। फिर से पढ़ते हैं इसको। जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है और न असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। यह कथन ... है। ए पूर्ण सत्य, पूर्णतया सत्य, बी असत्य, सी व्यर्थ और डी निरर्थक। देखिए, कहता है कि जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है न असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। यह कथन पूर्ण सत्य है। क्योंकि इसको ए जो राइट आंसर है इसका पूर्णतया सत्य, ये राइट आंसर है। ये जो बी सी और डी ये तीनों जो है बिल्कुल ही जो है सो असत्य हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट पे आते हैं। बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर प्रथमतया किसका प्रभाव पड़ता है? बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर प्रथमतया किसका प्रभाव पड़ता है? ए विद्यालय का, बी साथियों का, सी परिवार का, डी अध्यापक का। प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक अनुभवों पर, प्राइमरी जो एक्सपीरियंसेस बच्चे के ऊपर होते हैं उस पर प्रभाव किसका होता है? ए जो विद्यालय है, विद्यालय बच्चे बाद में आते हैं। बी जो है साथियों का, साथी उनके बाद में बनते हैं। सी जो है परिवार, यहाँ पहले परिवार में जन्म होता है। और डी जो है अध्यापक, ये भी अध्यापक से मुलाकात बाद में होती है या उसके संपर्क में बाद में जाते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे है सी। यहाँ पे ए बी डी तीनों ही उत्तर गलत हैं। राइट आंसर यहाँ है सी, चूँकि बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर प्रथमतया परिवार का ही प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से उपरोक्त हम लोगों ने जितने प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की या इसका अभ्यास किया, निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में आपके लिए बिल्कुल कारगर होगा। और अगर आपको प्रश्न अच्छा लगे तो, या फिर आपने इसको बढ़िया से समझ लिया हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको